Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था। ये हमारा रहेगा वीडियो नंबर 2। तो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट कंपाइलर का एक पर्टिकुलर टॉपिक है। अगर हम सिविक्स की बात करें तो इसके साथ साथ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टाइप के टॉपिक्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो हमने, अगर हम पहले वीडियो की बात करें तो हम शॉर्ट अगर उसका ओवरव्यू देखें तो उसमें हमने उसकी बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था। उसमें कौन-कौन सी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के पहले कौन-सी ऑर्गेनाइज़ेशन थी, जैसे हमने पढ़ा था लीग ऑफ नेशन थी। लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन बनी और यूनाइटेड नेशन बनी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि जी कौन-सी एजेंसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन है। इसका एम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना और फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करना जितने भी इनके साथ नेशंस हैं। उसके साथ हमने इसमें ये पढ़ा था कि इसमें ये एक लार्जेस्ट है और मोस्ट फैमिलियर और मोस्ट इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटेड एंड मोस्ट पावर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है। उसके बाद हमने बात करी थी यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। उसका मेन एम था कि फ्यूचर वार को प्रिवेंट करना, यानी कि वार जो नेक्स्ट होगी उसको रोकना। और सक्सीडिंग द इनफेक्टिव लीग ऑफ नेशन, मतलब लीग ऑफ नेशन की लीग ऑफ नेशन जो है टोटली फेल होने के बाद जो है, इसके बाद जो बनी थी वो बनी थी यूनाइटेड नेशन। फिर हमने बात की थी कि यूनाइटेड नेशन का जो नेम था जी क्वाइंट किया था यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। और इसको इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ देखी थी कि 25 अप्रैल 1950 को 50 जो गवर्नमेंट मतलब मेट किया इन्होंने, ये मिली जाके सैन फ्रांसिस्को में फॉर ए कॉन्फ्रेंस। और इन्होंने ड्राफ्ट किया स्टार्ट यूएन चार्टर का, विच वाज अडॉप्टेड। इसको अडॉप्ट किया गया 25 जून 1945 को एंड टुक इफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945 व्हेन द गवर्नमेंट यूएन बिगेन ऑपरेशन। तो फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को जाके यूएन जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद मैंने बात की थी कि इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट की, कि 2011 में सबसे जो लास्ट कंट्री थी साउथ सुडान, उसने ज्वाइन किया था यूएनओ को। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, मैंने जो आपको मार्क करवाए थे। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया था, हेडक्वार्टर्स, मेंबरशिप, सेक्रेटरी जनरल, डेप्टी सेक्रेटरी जनरल, इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर प्रेसिडेंट। उसके बाद यूएनओ चार्टर कब साइन किया गया और यूएनओ कब एग्जिस्टेंस में आई। ये सारी की सारी मैंने चीज़ें आपको पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव भी इसके साथ मैंने आपको करवाए थे। आज बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये आज का रहेगा हमारा वीडियो लेक्चर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे आज का जो रहेगा वो रहेगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, फर्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है, टू रिस्पेक्ट द सॉवरन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, या मतलब जितने भी सॉवरन इक्वली जो है, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी क्या करना है, रिस्पेक्ट करना। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, ऑल मेंबर शुड फुलफिल इन गुड फेथ द ऑब्लिगेशन एज्यूम्ड बाय देम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें, दे शुड सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुली मीन्स। मतलब कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पीसफुल तरीके से, ना कि कोई वार से, ना कि कोई लड़ाई से। दे वुड रिफ्रेन फ्रॉम थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट। तो मतलब इसमें इन्होंने टोटली क्या किया हुआ कि वो ना ही किसी को थ्रेट देंगे, ना यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे किसी भी स्टेट के खिलाफ। यहाँ पे स्टेट का मीनिंग है कंट्री, किसी भी कंट्री के खिलाफ। 5 पॉइंट्स में देखें तो दे शुड गिव द यूनाइटेड नेशन एवरी असिस्टेंट इन एवरी एक्शन इट टेक्स। ठीक है, ये क्या करना है इनको, यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है जहाँ पे, दे शुड गिव द यूनाइटेड नेशंस एवरी असिस्टेंट मतलब होता कि उसकी हर टाइप की हेल्प करना इन एनी एक्शन इट टेक्स। उसके बाद अगर हम बात करें, द यूनाइटेड नेशन शुड इंश्योर दैट स्टेट्स विच आर नॉट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंश्योर करती है कि दैट स्टेट्स जिन्होंने मेंबर्स नहीं है यूनाइटेड नेशन की, वो भी एक्ट करेगी, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रिंसिपल्स। ये थे इसके प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं कुछ और।
अब बात करेंगे इसके ऑर्गन्स के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में जेके एसएसबी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है कि बताइए कि इसमें से कौन-सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है। आपको दे दिया जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और एक आपको कुछ और दे दिया लास्ट में कि बताइए इसमें इसके कौन-सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको जेके एसएसबी जो है पूछेगी। अब बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। एक है जनरल असेंबली, फिर है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट, और उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये हैं इसके ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल असेंबली के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जनरल असेंबली जो है, अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो जहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज डिटरमाइंड बाय द बिल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर एज एक्सप्रेस इन द रेजोल्यूशन adopted by the assembly. The general assembly is the main deliberative organ of the यूएनओ। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये यूनाइटेड नेशन जो का सबसे जो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जनरल असेंबली। ऑल द मेंबर ऑफ द यूएन आर मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली। जितने भी मेंबर्स होंगे यूएनओ के, यूएन के मेंबर जितने भी होंगे, वो सारे के सारे मेंबर्स होंगे किसके, जनरल असेंबली के मेंबर्स होंगे। उसके बाद ईच स्टेट हैज़ 5 रिप्रेजेंटेटिव इन द जनरल असेंबली बट ईच स्टेट हैज़ 1 वोट। मतलब हर स्टेट के 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जनरल असेंबली में, मगर हर स्टेट का, ईच स्टेट का सिर्फ एक ही वोट होगा। उसके बाद अगर बात करें हम, रेगुलर सेशन ऑफ द जनरल असेंबली बिगिंस ईच ईयर ऑन द थर्ड ट्यूसडे इन सितंबर एंड कंटिन्यूज यूजुअली अंटिल द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। अगर हम बात करें रेगुलर सेशन की जनरल असेंबली की, ये स्टार्ट होता है हर साल में, अगर थर्ड ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे इन सितंबर में ये स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यूसली रहता है थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। उसके बाद हम बात करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच रेगुलर सेशन द असेंबली इलेक्ट्स अ न्यू प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन ऑफ द असेंबली 6 मेन कमेटीज। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो, अगर हम बिगिनिंग से करें तो रेगुलर सेशन जब बिगिनिंग से, मतलब जब से स्टार्ट होता है, जनरल असेंबली एक इसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, 21 वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द असेंबली 6 मेन कमेटीज। अब बात करेंगे कुछ और, जहाँ पे जनरल असेंबली का क्या क्या जहाँ पे है। द प्रेसिडेंसी ऑफ द जनरल असेंबली असेंबली रोटेट ईच ईयर एमंग द 5 ग्रुप ऑफ द स्टेट, अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स। दिस रोटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी इज डन सो एज टू इंश्योर इक्विटेबल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो प्रेसिडेंसी होती है असेंबली की, रोटेट्स होती है हर साल एमंग द 5 ग्रुप ऑफ द स्टेट। कौन कौन सी हैं, अफ्रीका होगी, एशिया होगी, ईस्टर्न यूरोप होगी, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट। दिस रोटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी इज डन सो एज टू इंश्योर इक्विटेबल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करेंगे जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट की, देखिए पावर्स क्या होती हैं जनरल असेंबली की। अब बात करेंगे हम पावर्स के बारे में। देखिए, टू कंसीडर एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले आपको जहाँ पे दिखेगा कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ये क्या पावर्स होती है इसके बाद, कोऑपरेशन करना, मेंटेनेंस करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, टू डिस्कस एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन इट। किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना, इंटरनेशनल पीस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, और उसमें रिकमेंडेशन देना। अगर हम थर्ड की बात करें, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। मतलब इस तरीके की रिकमेंडेशन, ताकि कोई भी जो डिस्प्यूट है उसको पीसफुली जो है सेटल्ड किया जा सके। उसके बाद अगर हम बात करें, टू रिसीव एंड कंसीडर रिपोर्ट फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन ऑफ द यूएन, कि रिसीव करना और कंसीडर रिपोर्ट्स फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरे ऑर्गन जो हो गए यूएन के। उसके बाद अगर हम बात करें पावर्स की, टू कंसीडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द यूएन एंड टू अपोर्शन द कंट्रीब्यूशंस अमंग मेंबर्स। उसके बाद अप्रूव करना, क्या अप्रूव करना, बजट, यूएन का क्या बजट है, यूएन इसमें क्या क्या वर्क करेगा एक साल में, उसमें कौन कौन से उसके काम होगी, इस तरीके से। उसके बाद अगर बात करें, टू इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टी काउंसिल एंड टू इलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके साथ साथ इसके बाद पावर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्ट करना,
इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के और ट्रस्टशिप काउंसिल के, और इलेक्ट करना जितने भी जजेस होते हैं अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें। उसके बाद अगर पावर्स की बात करें टू अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना, मगर किसकी रिकमेंडेशन पे उसको अपॉइंट करना? सिक्योरिटी काउंसिल के। फिर हम बात करेंगे टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन एवरी इशू, ऑन एनी इशू अफेक्टिंग द पावर एंड फंक्शन ऑफ द एनी ऑर्गन ऑफ द यूएन। तो उसके पास डिस्कस करना और रिकमेंडेशन देना किसी भी इशू के ऊपर जो कि पावर और फंक्शंस किसी भी यूएनओ के ऑर्गन के पावर एंड फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है। अब बात करेंगे जहाँ पे लास्ट पावर की, टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके साथ रिकमेंडेशन करना ताकि क्या किया जा सके, इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट करना पॉलिटिकली सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पावर एंड फंक्शंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेनली जो है अगर हम बात करें एसएससी कंपाइलर के ऊपर आपको काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूं इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये थे इसके पावर एंड फंक्शंस। अब बात करेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें जहाँ पे सेकेंडली बात करें हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। सेकेंड आर्गन जो है ये है सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए फ्रेंड्स, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। इट हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मगर अगर इसकी हम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे अगर हम इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब इसमें कंपोजिशन में देखते हैं, इसमें कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे जहाँ पे द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। अब मैं आपको यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप बताइए कि यूएनओ के परमानेंट मेंबर कितने हैं। आपका आंसर होगा 5। जहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन आपका राइज होगा जहाँ पे 3 कंट्रीज दे दी जाएगी, चाइना, फ्रांस, रशिया। एक कंट्री दे दी जाएगी इंडिया। अब उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें बताइए कि इसमें से कौन सा यूएनओ को परमानेंट मेंबर नहीं है। वो अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा आप आंसर दे दोगे कि इंडिया इज़ नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। जहाँ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 3 कंट्री किसके नाम दिए जाएंगे आपको पूछा जाएगा, और लास्ट ऑप्शन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव। तो फिर आप वहाँ से भी मार्क कर सकते हैं ऑल ऑफ दी अबव करके। ठीक है, तो यहाँ से अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में। 5 परमानेंट मेंबर की लिस्ट में पहले नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है फ्रांस, थर्ड नंबर पे है रशिया, फोर्थ नंबर पे है ब्रिटेन यानी कि यूके हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यूएसए। ये यूएसए, ब्रिटेन और रशिया, फ्रांस और चाइना ये परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर एफ्रो एशियन कंट्रीज 5 मेंबर्स, लैटिन अमेरिका 2 members, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज 2 members एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्री 1 member। जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैं डी में आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉन परमानेंट मेंबर्स में जो इलेक्टेड होते हैं 5 members, लैटिन अमेरिका में 2 members, वेस्टर्न यूरोपियन अदर कंट्रीज़ में 2 members, उसके बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्री में 1 member। ठीक है, तो जहाँ पे ये हैं, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और अगर हम नॉन परमानेंट की मेंबर की बात करें तो 10 जो नॉन परमानेंट जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे जहाँ पे ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ वन वोट। हर मेंबर के पास, जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं उसके पास एक वोट होता है, मतलब उसके पास एक वोट का राइट होता है। द परमानेंट मेंबर हैव द वीटो पावर। परमानेंट मेंबर के पास क्या होती है? वीटो पावर, यानी कि नेगेटिव वोट। ठीक है, हाउएवर एब्सिस्टेंस फॉर वोटिंग डज नॉट अमाउंट टू अ नेगेटिव वीटो और ए वीटो। मतलब इनके पास वीटो पावर होती है। अगर किसी भी, अगर हम बात करें जहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर इंडिया तभी बन सकता है जब सभी कंट्रीज़ की वहाँ पे राय हो।
मतलब जहाँ पे सभी कंट्रीज़ की वहाँ पे हो तभी वहाँ पे बन सकता है। तो इंडिया नॉन परमानेंट की लिस्ट की कैटेगरी में है, इंडिया परमानेंट की कैटेगरी की लिस्ट में नहीं है। तो परमानेंट की कैटेगरी में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जी 5 कंट्रीज़ आपको याद करनी है, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए। फिर हम बात करेंगे यूएनओ के, अगर हम सेकंड ऑर्गन की बात करें तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के पावर एंड फंक्शंस की बात करेंगे। तो इसमें पावर एंड फंक्शन क्या-क्या है? पहले नंबर पे है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल एंड पर्पसेस ऑफ द यूएनओ। ठीक है, यूएन। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, जिस तरीके से प्रिंसिपल हैं यूनाइटेड नेशन के, कौन-कौन से उसके प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। सेकेंडली बात करेंगे टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन एंड टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट आर एग्रेसर एंड टू रिकमेंड टर्म्स फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड एनी मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग अगेंस्ट देम। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो इसका अगर हम पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेट करना किसी भी डिस्प्यूट्स को, सिचुएशन को, एंड टू टेक मिलिट्री एक्शन, एग्रेसर के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन भी लेना, और रिकमेंड करना टर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स को सेटल्ड करना एंड एनी मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग अगेंस्ट देम। ठीक है। उसके बाद मतलब किस टाइप का, अगर किसी भी टाइप का मेथड्स होता है पीसफुल तरीके से उसको सॉल्व करना, अगर नहीं भी हो रहा तो फिर मिलिट्री एक्शन भी उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। ठीक है। जिस तरीके से कोई अगर कोई अगर हम बात करें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मिलिटेंसी, उसको अगर आप पीसफुली बोले तो अगर नहीं हो रहा तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, मिलिट्री एक्शन भी लिया जाएगा। फॉर्मुलेटिंग प्लांट्स टू रेगुलेट आर्मामेंट्स। ठीक है, प्लांट्स को फॉर्मुलेट करना ताकि आर्मामेंट्स को रेगुलेट्स किया जा सके। To call on members to apply economic sanction and other measures and then force to prevent or stop aggression। ठीक है, मेंबर्स को मतलब जितनी भी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं टू कॉल ऑन मेंबर्स, और अदर जो मेजर्स हैं देन फोर्स टू प्रिवेंट स्टॉप और मतलब एग्रेशन को क्या करना, रोकना, स्टॉप करना। उसके बाद टू रिकमेंड टू द जनरल असेंबली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल एंड टू इलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टुगेदर विद द जनरल असेंबली। तो जहाँ पे इसके साथ साथ रिकमेंड करना जनरल असेंबली को अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना एंड टू इलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टुगेदर विद द जनरल असेंबली। उसके बाद बात करेंगे टू डिटरमाइन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी थ्रेट्स एंड टू रिकमेंड एक्शंस फॉर द सेम। ठीक है, किसी भी एनी टाइप ऑफ थ्रेट को एग्जिस्ट डिटरमाइन करना और रिकमेंड एक्शंस करना फॉर द सेम। उसके बाद टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स के एडमिशन के लिए रिकमेंड करना। To exercise the trustship function of the United Nations in strategic areas. One of the peacekeeping forces of the UNO is working in Afghanistan in UN assistant mission in Afghanistan, which is deeply concerned about the। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे जो इसके मेन आपने ये करने हैं कि इसका वर्क क्या है, इसमें और कौन-कौन से किस-किस को रिकमेंड करता है, जनरल असेंबली को रिकमेंड करता है, यानी कि जनरल सेक्रेटरी, और उसके साथ-साथ अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उसको अपॉइंट करना। तो किसी भी टाइप की थ्रेट को उसको डिटरमाइन करना, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, कुछ इस टाइप के पावर्स एंड फंक्शंस हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अगर हम इसकी पहले की अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद करने वाला है वो है जहाँ पे जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इसके आपको नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि इस तरीके के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हम जहाँ पे ही रखते हैं, थर्ड में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कल से, दोबारा से स्टार्ट करेंगे थर्ड लेक्चर की तरफ। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।